लेट्स मूव ऑन। एक इंपॉर्टेंट बात जो इसी इंटरव्यू में गयास खान साहब ने कही वो ये है कि इस वक्त जो ड्राई डॉकिंग के लिए जहाज आपका गया हुआ है एफएसआरयू, उसकी कैपेसिटी है 680 एमएमसीएफडी की, और जो इस वक्त रिप्लेस्ड एफएसआरयू है उसकी कैपेसिटी 150 एमएमसीएफडी ज्यादा है, यानी कि 780 एमएमसीएफडी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि एसएसजीसी ने हमें कहा है कि आप अंडरटेकिंग देंगे कि आप पुराना जहाज वापस लाएंगे जिसकी कैपेसिटी कम है। इसकी वजह क्या है हमाद साहब? क्योंकि आप खुद ये कह चुके हैं कि इस मुल्क में जितने एलएनजी प्लांट है, आरएलएनजी प्लांट, उतनी आरएलएनजी है नहीं हमारे पास। आप खुद 2 नए टर्मिनल लगाने की बात करते हैं, गैस पाइपलाइन लगाने की बात कर रहे हैं। तो वजह क्या है कि एसएसजीसी चाहता है कि पुराना जहाज वापस आ जाए, जो नया रिप्लेस जहाज है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा है वो हम वापस भेज दें? क्या वजह है इसकी? एक तो ये कि जो आरएलएनजी की हमें बॉटलनेक आ रहा है वो पंपिंग कैपेसिटी और पाइपलाइंस में आ रहा है, नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि ऑलरेडी जो इनके छोटे जहाज़ हैं उसमें भी एक्सेस स्पेयर कैपेसिटी है, थोड़ी सी 100-150 को आप समझ लें कि 10-15% के करीब। अब जाहिर है कि मैं दोबारा वही बात रिपीट करूंगा कि वो एक कारोबार है एंग्रो वाला, गयास साहब उसके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, और उनकी हर लेजिटिमेट उनकी डिज़ायर है कि हमारा कारोबार मज़ीद बढ़े, मज़ीद हमें मुनाफा मिले, कोई उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन हमने बतौर गवर्नमेंट देखना है कि हमने इस मुल्क की एनर्जी सिक्योरिटी को 2 वेसल्स के ऊपर डिवाइड करना है या उसको 3, 4, 5 के ऊपर डिवाइड करना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अभी ड्राई डॉकिंग हुई है, 2 दिन हमें दिक्कत आई ना, अगर तीसरा जहाज़ खड़ा होता हमें दिक्कत नहीं आनी थी, ठीक है ना। तो 2 जहाज़ खड़े होंगे, ड्राई डॉकिंग तो उतनी ही फिर भी करनी पड़ेगी। कोई कंपनी जो है उसके फाइनेंशियल्स ठीक नहीं रहते, खुदा ना खास्ता उसका कोई मसला आ जाता है, कोई कंपनी है वो अपना इरादा बदल लेती है, कभी हम फोर्स मेजोर कर रहे हैं, तो क्या हम अपने मुल्क की एनर्जी सिक्योरिटी को 2 पे रखेंगे? आप ये चाहते हैं कि सप्लायर्स ज्यादा से ज्यादा हों? एक राय ये है कि 2 जहाज़ों की बजाय आपके पास 2 से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है। और वो टेक और पे नहीं होने चाहिए, वो टेक एंड पे, यानी अगर आप उनसे नहीं ले रहे तो फिर किराया ना लें। दूसरी राय ये है कि भाई टर्मिनल लगाने में टाइम लगता है और ज़्यादा उसके लिए वक्त दरकार है, साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, तो ये फ़ौरन ही बड़ा जहाज़ आया तो इसको साथ ही कनेक्शन करके ज़्यादा ले लो जी। तो एक ये राय है। इन दोनों राइज़ को अब हमने बैठ के ऑब्जेक्टिवली इसको हमने बगैर किसी सनसनी के हमने देखना है कि पाकिस्तान के लिए फ़ायदा किस चीज़ का है। मुझे इस चीज़ से गर्ज नहीं है कि एंग्रो के लिए फ़ायदा किस चीज़ का है, ना मुझे ये गर्ज है कि जिसने तीसरा एलएनजी टर्मिनल लगाना है, मुझे तो पता भी नहीं कि किसने लगाना है। हमें सिर्फ ये गर्ज है कि ये जो पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी वो वाइबल होनी चाहिए। अब ये जो दोनों बातें आपने की कि इसमें एक मिडिल ग्राउंड भी तो तलाश किया जा सकता है ना, क्योंकि जैसे टर्मिनल की जो डेडलाइंस थी आपकी हुकूमत वो मीट नहीं कर पाई है। कहा था कि टर्मिनल लग जाएंगे, लेकिन टाइम हो गया, 3 साल हो गए, अभी भी काम शुरू होगा, 1.5-2 साल इसमें लगेंगे। तो 1.5-2 साल के दरमियान अगर ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम 150 एमएमसीएफडी ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर रहे हमारे साहब? अभी तो गर्मियाँ हैं, अभी भी एलएनजी की हमारी डिमांड है, सर्दियों में मजीद डिमांड की जरूरत होगी, तो लोग तो आपसे पूछेंगे बतौर पावर मिनिस्टर कि हम क्यों नहीं मजीद आरएलएनजी मंगवा रहे। तो ये स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पर इस्तेमाल इस वक्त तो आरएलएनजी का जो बॉटलनेक है वो आपकी पंपिंग कैपेसिटी है, आरएलएनजी के टर्मिनल नहीं है। टर्मिनल तो आप एक और भी लाके अभी खड़ा कर दें तो वो आपको आगे पाइपलाइंस और पंपिंग कैपेसिटी को अपग्रेड करना पड़ेगा, तो दैट इज़ नॉट द बॉटलनेक। लेकिन ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं, मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें 2 राय हैं, और ये कहना इस वक्त कि कोई एक राय जो है वो बहुत ऑब्वियस है या दूसरी राय से, दोनों के बड़े मेरिट्स हैं। हाँ। दोनों के मेरिट्स हैं, और हम ये ठंडे दिमाग से बैठ के एज पॉलिसी मेकर्स ये फैसला करेंगे, मशावरत करेंगे कि इसमें से सही रास्ता कौन सा है, और वो लेंगे जो कानूनी तौर पे भी ठीक है, जो पाकिस्तान की फाइनेंसेस को भी ज़्यादा बोझ ना आए, क्योंकि ये आपको पता है अवाम के लिए भी रिलीफ चाहिए, अवाम के लिए भी हमें रिलीफ चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों को हमने बैठ के आराम से इस पर फैसला करेंगे। जब तक टर्मिनल नहीं बनता उस वक्त तक हम ये एफएसआरयू इस्तेमाल अगर करें भी, जिसकी ज्यादा कैपेसिटी है, तब भी पंपिंग का इशू है, पाइपलाइन का इशू है, हमें पाइपलाइंस का इशू है। पाइपलाइन का इशू साउथ से नॉर्थ है, जो कराची के लिए पाइपलाइन है उसमें 300 एमएमसीएफडी की गुंजाइश है। दैट इज करेक्ट, 300 एमएमसीएफडी की गुंजाइश है, और 300 एमएमसीएफडी आप जो एग्जिस्टिंग जहाज टर्मिनल्स हैं, जो पुराना गया है और जो उधर से भी आप निकाल सकते हैं 300 एमएमसीएफडी। वो तो है, उसकी तो कैपेसिटी 630 है नहीं, दोनों के पास एक्सेस कैपेसिटी पड़ी हुई है, 150 के करीब दोनों के पास पड़ी है। 630 वाला जो जहाज है उसकी भी कैपेसिटी एक्सेस, दोनों जहाजों में थोड़ी थोड़ी एक्सेस कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है जो अनयूटिलाइज्ड है। लेकिन वो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव है कंपनी के, वो खुद कह रहे थे कि उसकी 630 है, इसकी 780, मतलब 150 एमएमसीएफडी ज्यादा है। देखें, ये मैंने आपको कहा कि जाहिर है कि ये जहाज बड़ा है, उनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेचें, बिजनेस इंटरेस्ट होगा, बिजनेस इंटरेस्ट है। और देखें, वो कह रहे थे कि हम मुनाफा कमा रहे हैं और कमाना चाहिए भी, रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा मिल रहा है उन्हें, तो जाहिर है वो चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस बेचें, लेकिन हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी देखनी है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम जो ये प्राइवेट सेक्टर को थर्ड पार्टी एक्सेस की बात कर रहे हैं, ये है टेक एंड पे बेसिस पे, जो आप लोग नए टर्मिनल भी लगाएंगे वो भी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे कोई ऐसा मुआयदा कर लें कि जब तक हमारे 2 टर्मिनल नहीं लगते, आप ये 300 एमएमसीएफडी की जो एक्सेस कैपेसिटी है पाइपलाइन की, वो इस्तेमाल कर लें। शहजाद, अगर इतनी बात सादा होती ना, तो ये आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले फैसले हो गए होते।
बात इतनी सादा नहीं है। जब आप वो एक्सेस कैपेसिटी दे देते हैं ना प्राइवेट सेक्टर को, तो जो लोकल मार्केट में डिमांड है ना, जिन्होंने वो प्राइवेट लेनी है, वो एग्जॉस्ट हो जाती है। फिर जो तीसरा टर्मिनल पोटेंशियली लगा रहे हैं शायद वो ना लगाएं, तो आपकी जो एनर्जी सिक्योरिटी जो 2 से ज़्यादा जहाज़ों पे मुनसर है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। इसका मतलब इट इज़ नॉट सो स्ट्रेट जो फॉरवर्ड। तीसरा और चौथा टर्मिनल लगाने लोग जा रहे हैं, वो अभी ये 300 MMCFD की जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी है पाइपलाइन के लिए, आपने अश्योरेंस उनको दी हुई है। हम तो लगा नहीं रहे, गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर लगा रहा है वो अपनी वायबिलिटी देखेगा। अगर उनको मार्केट नहीं नजर आएगी, अगर उनको कंज्यूमर नहीं नजर आएगा, अगर उनसे पहले शहजाद वो कंज्यूमर ले जाएगा, तो वो $300 मिलियन का जहाज क्यों लेके आएंगे? मेरी इतलात बिल्कुल यही है कि कुछ वुज़रा आपकी काबीना के, उन्होंने उन इन्वेस्टर्स को अश्योरेंसेस दी हुई हैं कि हम आपको ये एक्सेस कैपेसिटी जो पाइपलाइन की है देंगे, आप इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन उनको ये बताया जा सकता है ना कि उनकी इन्वेस्टमेंट आने में अभी वक्त है ना, मुकम्मल होने में टर्मिनल। देखिए, यही मैं सारी बातें कर रहा हूँ ना कि देखें ये जो सारी चीज़ें हैं ये कॉम्प्लिकेटेड हैं। मार्केट का साइज़ कितना है, उस साइज़ के अंदर तीसरा टर्मिनल लाने के लिए कितनी कैपेसिटी को कार्व आउट करना है, कितनी देर के लिए कार्व आउट करना है, वो मेरे और आपके स्टॉक शो में फैसला होगा। लेकिन हमारे साहब वो उसके लिए हमें बैठ के ये सारी चीज़ों को ठंडे दिमाग से सोच के, एनर्जी सिक्योरिटी मुल्क की आपकी एट रिस्क हो सकती है अगर हमको गलत फैसला करें। ठीक है, जब ये टर्मिनल लगेंगे तो आप तो कैपेसिटी, आप तो पाइपलाइन भी बिछाना चाह रहे हैं ना मजीद, तो उसके लिए भी तो गुंजाइश होगी ना उनके पास फिर प्राइवेट पार्टीज को ढूंढ के वो अपनी पाइपलाइन बिछाएंगे, उनको थर्ड पार्टी एक्सेस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, फैसला होना है ना अभी। अच्छा, नून लीग का इसमें एक अलग मौक़िफ़ है। कल अब्बासी साहब ने कहा कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप फर्नेस ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल करें। मिफ्ता इस्माइल साहब के भी ये ट्वीट थे जिस पर आपने कभी तबादला हुआ। वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास RLNG पे प्लांट नहीं चल रहे होंगे तो मेरिट ऑर्डर के मुताबिक आपको फर्नेस ऑयल पे चलाने पड़ेंगे, और फर्नेस ऑयल आप उसी वक्त खरीदते हैं जब आपको कहीं से किकबैक मिलता है, पैसा मिलता है। ये अब्बासी साहब ने कल कहा। अच्छा, अब्बासी साहब आजकल अजीबोगरीब, वैसे तो 2 साल से अजीब कर रहे हैं। कभी कहते हैं ये मुझे पर्ची दो, मैं गैस का रेट तुम्हें बताता हूँ कैसे कम करना है। कभी कहते हैं इलेक्शन रिग करना हमारी मास्टरी है और हमारा हक है। ये भी इन्होंने एक ऐसी बात ही की है। भाई बात ये है कि ये जो RLNG के प्लांट्स डिस्प्लेस हुए हैं 2 दिनों के लिए, इनको हमने 80% लोकल गैस दे के चलाया है। इनको हमने फर्नेस ऑयल या डीजल दे के नहीं चलाया। डीजल एक प्लांट, वो भी आधी कैपेसिटी पे, इन 3 में से जो RLNG के प्लांट्स हैं 2 दिन के लिए शायद चला होगा डीजल पे, वो भी अब वापस आ रहा है RLNG पे। और तीसरे दिन हमें 40% RLNG मिल गई। मैं आपको ये भी बताऊं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब के दौर में 30 से 40 लाख टन साल का फर्नेस ऑयल इस्तेमाल होता था। हमारे दौर में 9 से 10 लाख टन इस्तेमाल होता है, चौथा हिस्सा उसका इस्तेमाल। तो अब ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बंदा इनसे वापस पूछ नहीं सकता कि क्या आप पैसे लेके चलाते हैं। इस्माइल साहब ने तो इसी जहाज के जो FSRU है एंग्रो का, उसकी हवाले से ही बात की है कि आप क्यों नहीं वो रख रहे, क्योंकि अगर आप वो नहीं रखेंगे तो फर्नेस ऑयल पे जाना पड़ेगा आपको। नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे इतना कोई सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। जो आपका फर्नेस, जब आप 18,000 मेगावाट से ऊपर जाते हैं ना, तो आप फिर हर साल आपको फर्नेस ऑयल मेरिट ऑर्डर के मुताबिक चलाने पड़ते हैं। और ये फर्नेस ऑयल जो हमने दिए हुए हैं ये टेक और पे हैं, इन्हें हम ना भी चलाएं तो हमें इनके पैसे देने पड़ते हैं। तो हमें टेक और पे हर साल चलाने पड़ते हैं जब हम 18,000 मेगावाट से ऊपर निकल जाते हैं। तो टर्मिनल्स की सिर्फ बात नहीं है, जो आपकी गैस प्लांट्स की वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है ना, फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली पैदा होगी ना। बात यह है कि जब आपके गैस प्लांट्स जो हैं वो उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई, आपने उससे ज़्यादा भी मांग है मार्केट में, तो फिर मेरिट ऑर्डर के मुताबिक तो आपको फर्नेस ऑयल चलाना पड़ेगा ना, चाहे आपके पास पीछे RLNG पड़ी हो। आप पूरी कैपेसिटी नहीं इस्तेमाल कर रहे ना RLNG पूरी कर। ना, मैं आपको बताता हूँ, ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल है। 780 वाली 2016 से लेके 2018 जिसमें अब्बासी साहब थे, टर्मिनल्स की कैपेसिटी जो इस्तेमाल होती थी वो थी 66%। कितनी? 66। हमारे दौर में 83%। और इस साल जो जा रहा है 90 से 95%। तो ये ऐसी कैपेसिटी वाली बातें नहीं है। असल में वो बौखलाहट का शिकार हैं, इधर उधर की वो मार रहे हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि अब मैं कहाँ से कोई बयानियाँ हम क्रिएट करें कि एक मईशत भी ठीक हो रही है, बाकी मामला भी ठीक हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।